हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग माइंड्स ऑनलाइन लेक्चर। तो आज 13th लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं और क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज डिस्कस करने वाले हैं एक व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। तो इंस्ट्रूमेंट्स की स्टार्ट जो है वो हो चुकी है मीटर ब्रिज के साथ। कि एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट, सर्किटल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे सिलेबस में? तो दो ही तरह के हैं, एक मीटर ब्रिज और दूसरा है पोटेंशियोमीटर। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मीटर ब्रिज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका काम क्या है, जिसके सबसे मेन जो काम है, जिसका सबसे मेन यूज है वो है टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। ये मीटर ब्रिज लैब में आपको दिखेगा और इस मीटर ब्रिज के सहारे हम क्या पता कर सकते हैं? किसी भी अननोन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो इस मीटर ब्रिज के सहारे हम अननोन रेजिस्टेंस अगर पता करना चाहें तो पता कर सकते हैं। एक तो होगी इसकी यूज, दूसरी ये किस प्रिंसिपल के आधार पे काम करेगा? ये प्रिंसिपल के ऊपर, जिस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इट इज बेस्ड अपॉन principle of व्हीटस्टोन ब्रिज। ये किस प्रिंसिपल के आधार पे है? दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे ही मैंने वर्ड बोला आपके माइंड में आया होगा, दैट इज द लास्ट लेक्चर बीतेला में, ठीक है जी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने वहां पे डिस्कस किया था। कंसेप्ट क्या था इसका? कंसेप्ट कुछ ऐसा था कि हम 4 रेजिस्टर्स यहां पे लगाते हैं और एक डायगोनल के अक्रॉस हम लगाते हैं एक गैल्वेनोमीटर अलोंग विद की, और दूसरे के अक्रॉस हम लगाते हैं एक सेल। तो हमने बोला था कि अगर ये गैल्वेनोमीटर बैलेंस पॉइंट पे हो, बैलेंस पॉइंट सबसे मेन पॉइंट होता है, ठीक है जी। तो बैलेंस पॉइंट यहाँ पे भी हम यूज करेंगे। मीटर ब्रिज का भी जब हम ढूंढने लगेंगे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, से इस बात का ध्यान रखेंगे कि मीटर ब्रिज का जो पॉइंट है वो बैलेंस पॉइंट हो। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो बैलेंस पॉइंट पे मतलब क्या है कि इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या हो? 0 हो। तो हम ये बोलते थे कि अगर यहाँ पे 4 रेजिस्टर्स लगे हैं P, Q, R, X, तो इन दोनों चारों रेजिस्टर्स की रेशियो जो है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ये कंसेप्ट के ऊपर आज हम मीटर ब्रिज भी प्रूव करेंगे। तो यानी कि मीटर ब्रिज जो टोटली डिपेंड करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करेगा। और क्या पता करने के लिए यूज होता है ये? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। नाउ अब यहाँ पे करना क्या है? अच्छा, एक गैल्वेनोमीटर की और खास बात बड़ी है, क्या कि ये क्या करता है? गैल्वेनोमीटर किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज टू डिटेक्ट दी वेरी स्मॉल करंट। कि अगर एक छोटा सा करंट भी सर्किट में हो तो भी गैल्वेनोमीटर जो है वो नीडल होती है गैल्वेनोमीटर की, एक गैल्वेनोमीटर की जो यहाँ पे मेजरमेंट्स होती हैं, स्केल लगा होता है अगर आप कभी लैब में देखो, और यहाँ पे एक नीडल होती है, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर है। तो जैसे ही अगर छोटा करंट भी हो तो ये डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर शो करने लग जाएगी। इसकी नीडल पहले 0 पे होती है, अगर 0 पे है तो बैलेंस पॉइंट अचीव है, कहने का मतलब करंट 0 है। जैसे ही इसने डिफ्लेक्शन शो करी, ये देखिए ये ऐसे डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर डिफ्लेक्शन शो कर दी दैट मीन्स उस वायर में क्या प्रोड्यूस हो चुका है? करंट प्रोड्यूस हो चुका है। तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होता है और डिफ्लेक्शन से हमें पता लगता है कि वायर में करंट पैदा हो चुका है। अगर छोटा सा करंट भी हो तो भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करके ये बता देता है कि इस वायर में जो है वो करंट पैदा हो चुका है। नाउ अब बात यह है कि मीटर ब्रिज क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट है तो दैट मीन्स कि ये बात बड़ी पक्की है कि इसकी कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन जरूर हो। तो हम मीटर ब्रिज के सारी बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक मैंने छोटा सा सिनेरियो बता दिया कि इसका काम क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है। अब पूरा प्रॉपरली लिखते हैं। सबसे पहले मीटर ब्रिज के बारे में अगर पूछा जाए कि फाइंड आउट द कंसेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज, इस मीटर ब्रिज को एक और नाम भी है, इस मीटर ब्रिज को हम स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। इसको हम स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। तो मीटर ब्रिज का मेन कंसेप्ट क्या है? इट इज ए डिवाइस which is used to find value of unknown resistance।
तो अननोन रेजिस्टर की वैल्यू पता करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। ये भी बोल सकते हैं अननोन रेजिस्टर या अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर। किसी भी वायर की अगर अननोन रेजिस्टेंस पता करनी हो तो हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, मीटर ब्रिज का इस्तेमाल कर देंगे। फिर बात आती है इसका प्रिंसिपल क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसका प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये किस प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन X। तो ये प्रिंसिपल के ऊपर ये मीटर ब्रिज जो है वो काम करता है। अब दूसरी बात आती है इसकी कंस्ट्रक्शन की, किसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये मीटर ब्रिज बनता कैसे है। तो इसमें हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसमें हम एक वायर कंसीडर करते हैं जिसकी लेंथ 1 मीटर है। इस वायर की लेंथ कितनी है, इस वायर की लेंथ 1 मीटर है। दैट इसी कारण ही इस वायर को हम क्या नाम देते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को हम मीटर ब्रिज का नाम देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वायर यूज की गई है उसकी लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर। दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, 100 सेंटीमीटर की वायर को कंसीडर करते हैं। अब इस 100 सेंटीमीटर की जो ये वायर है, इसके साथ हम क्या करते हैं, इस 100 सेंटीमीटर की वायर के साथ हम कॉपर की स्ट्रिप लगाना शुरू कर देते हैं। एल शेप एक कॉपर की हम स्ट्रिप लगाते हैं और इस वायर को हम इस कॉपर की स्ट्रिप के साथ अटैच कर देते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि ये जो वायर है ये किस मटेरियल की बनी होती है। तो ये जो वायर है ये 2 मटेरियल्स की बनी होती है, या तो यानी कि बेसिकली ये वायर जो है वो अलॉय की बनी हुई है। दैट मीन्स इट कैन बी ऑफ मैंगनीज और इट कैन बी ऑफ कॉन्स्टेनाइन। ये मैंने आपको मटेरियल्स बताए हुए हैं कि अलॉयज जो हैं उसकी हम वायर यूज करते हैं। तो वो 2 तरह के हैं, या तो मैंगनीन हो सकती है कॉन्स्टेनाइन, या ऑप्शन के तौर पे हम यूरेका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस वायर के अंदर, जो कि 100 सेंटीमीटर की ये वायर है। दूसरी ओर हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, वाई वी डोंट टेक दी कंसेप्ट ऑफ कॉपर वायर। हम कॉपर वायर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, हम अलॉय का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण है। सबसे बड़ा कारण क्या है, हम क्या करेंगे, इस अलॉय की जो स्पेसिफिकेशन है, खासियत है, वो ये है कि जब अलॉय से करंट पैदा होता है, यानी कि जब अलॉय हीटअप होता है तो रेजिस्टेंस के ऊपर कोई बहुत असर नहीं पड़ता। अलॉय के हीटअप होने पे, यानी कि अलॉय जब टेम्परेचर चेंज होता है अलॉय का, तो इतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं होता कि उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर असर पड़ना शुरू कर दे। जितना मर्जी इसको हीटअप हो जाए, इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता। कारण क्या है, कारण है क्योंकि अलॉय का जो रेजिस्टिविटी होता है वो हाई होता है और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है अल्फा, वो क्या होता है, लो होता है। तो जितना मर्जी करंट इससे पास होता जाए, इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही कंसेप्ट पड़ेगा, लेकिन बहुत कम पड़ता है। अगर हम एक कॉपर वायर यूज कर लूंगा, वो अगर हीटअप होगी तो उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा मुझे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे अब एक वायर की अननोन रेजिस्टेंस पता करनी है। अगर यही वायर ही अपना रेजिस्टेंस चेंज करने लगी तो मैं उस वायर का जिसका अननोन रेजिस्टेंस पता करना चाहता हूँ वो मैं सही तरह से पता नहीं कर पाऊंगा। देयर विल बी एरर इन दैट वायर। तो इस कारण मुझे ये ध्यान रखना होगा कि जिस वायर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मेन सोर्स के तौर पे, तो वो वायर ऐसी होनी चाहिए कि जितना मर्जी टेम्परेचर उसका चेंज हो जाए, उसका रेजिस्टेंस जो है वो ना बदले। तो इस कारण मैं ऐसी वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो, अल्फा लो हो, और ऐसी वायर्स में जितना मर्जी टेम्परेचर चेंज हो जाए, इनकी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी असर देखने को नहीं मिलता। क्लियर है जी। और इसके साथ ही इस वायर के साथ, ये अलॉय वाली वायर के साथ मैंने कॉपर स्ट्रिप जो है इस्तेमाल की है, एक मोटी कॉपर स्ट्रिप, ठीक है। और वो आप जानते हो कारण क्या होगा, कॉपर मतलब इट इज ए गुड कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ से करंट बढ़िया पास हो सकता है। और एक बात का ध्यान और रखना है आपको कि जो ये कॉपर की स्ट्रिप है, सॉरी, ये जो अलॉय की वायर है जो ये 100 मीटर की, 100 सेंटीमीटर की, 1 मीटर की, इसका जो एरिया है, एरिया मस्ट बी यूनिफॉर्म। इसका एरिया जो है वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं से बड़ी हो, कहीं से छोटी हो, तभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर असर देखने को मिल सकता है। तो इस कारण इसका एरिया जो है दैट मस्ट बी यूनिफॉर्म, ठीक है। तो मोटाई इसकी
सेम रहनी चाहिए हर जगह पे, जितने भी पॉइंट्स के ऊपर मैं मार्क करूँ। तो ये कारण है ये कंसेप्ट लेने का। तो मैंने क्या किया, इस वायर के साथ एक कॉपर की स्ट्रिप लगाई, तो एक कॉपर की स्ट्रिप मैंने यहाँ पे लगा दी, एक एल शेप कॉपर की स्ट्रिप मैंने यहाँ पे लगाई। ये इस तरह से हमने इसको कॉपर की स्ट्रिप्स यहाँ पे अटैच कर दी है, ठीक है। तो ये वायर यहाँ पे अटैच है। ठीक है जी बच्चों, ये नोट कर लिया आपने सारी बातें, अलॉय क्यों यूज किया है, ठीक है, यूनिफॉर्म एरिया होना चाहिए, कॉपर की स्ट्रिप्स का इस्तेमाल होना चाहिए। अब ये जो स्ट्रिप्स हमने लगाई हैं इसका मेन फायदा क्या है? मेन फायदा ये है कि हम इन स्ट्रिप्स के साथ ही जो अननोन वायर है जिसका हमें रेजिस्टेंस पता करना है, अननोन रेजिस्टेंस वाली जो वायर है, इस स्ट्रिप के एक हिस्से के साथ हम वो वायर जो है वो ज्वाइन कर देंगे। ये एक स्ट्रिप के साथ मैंने क्या किया, वो वायर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एक स्ट्रिप के साथ मैंने क्या कर दिया, उस अननोन वायर को ज्वाइन कर दिया जिसका रेजिस्टेंस क्या है मुझे ढूंढना है। लेट बी से वो कितना है, दैट इज एक्स, मुझे एक्स के बारे में पता करना है कितना है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज एक्स हियर, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, ये क्या है, एक अननोन रेजिस्टेंस, ओके। और जो दूसरा एंड है ये वाला जो गैप है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाएंगे जिसकी रेजिस्टेंस हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकें। यानी कि ये हम एक नॉन रेजिस्टर लगाएंगे और ये क्या लगाएंगे, हम एक अननोन रेजिस्टर लगाएंगे यहाँ पे मीटर ब्रिज के अंदर। तो ये सबसे पहला काम हमने किया। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम एक वायर लेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे सेंटर कॉपर स्ट्रिप के साथ। उस वायर के साथ वी विल अटैच टू थिंग्स, वन गैल्वेनोमीटर। वो क्यों, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्ट करेगा, कितना नहीं डिफ्लेक्ट करेगा, और हमें प्रिंसिपल भी मेंटेन करना है कि IG की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, कि इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज की खास बात क्या थी कि गैल्वेनोमीटर के क्रॉस हमेशा करंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये 0 करने के लिए हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। अब जरूरी नहीं है, अब क्या होगा कि ये गैल्वेनोमीटर के साथ अगर मैं वैल्यू लगाता हूँ, गैल्वेनोमीटर लगाता हूँ, तो इसको अटैच करना पड़ेगा। तो हम रेजिस्टेंस इसको किसके साथ अटैच करेंगे, इसको इस वायर के साथ अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ जॉकी। ये जे क्या है, दिस इज दी जॉकी। तो जॉकी के इस्तेमाल से हम इस गैल्वेनोमीटर को अटैच करेंगे। ये एरो जो है ये क्या है, जॉकी है, ये पेन शेप होती है, इसका एज जो है वो बिल्कुल शार्प होता है नाइफ की तरह, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जॉकी को ऐसे स्लाइड करते हैं, वैसे तो स्लाइड करने पे क्या होती है, वायर का एरिया चेंज हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको उठाकर यहाँ पे लगाते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, हम ये जॉकी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे। ये तो रेजिस्टेंस फिक्स है, वेरिएबल रेजिस्टर आप डिसाइड करोगे, ये रेजिस्टेंस अननोन है तो ये भी फिक्स। अब ये वायर के अंदर क्या है, जो अलॉय की ये वाली वायर है, इसके अंदर रेजिस्टेंस है। अब हम क्या देखना चाहते हैं, हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे इसके अंदर जहां पे हम ये ढूंढेंगे कि किस पॉइंट पे आके गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो 0 हो जाती है, मतलब करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। वो देखने के लिए हम इस जॉकी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम इसको उठाएंगे और अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर देखेंगे जहां पे गैल्वेनोमीटर की ने डिफ्लेक्शन बंद कर दी। यहाँ पे लगाया, गैल्वेनोमीटर लेफ्ट की तरफ मूव कर गया, यहाँ पे लगाया, गैल्वेनोमीटर राइट की तरफ मूव कर गया। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे डिफ्लेक्शन होगी नहीं, गैल्वेनोमीटर ना लेफ्ट की तरफ जाएगा ना राइट की तरफ जाएगा। वो पॉइंट के अक्रॉस हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट 0 है। तो वो ढूंढने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज जॉकी। अब इसके साथ ही एक बात और जो ध्यान रखनी है, हम इसी के साथ ही इस 100 मीटर वायर के नीचे एक स्केल भी लगाएंगे ताकि मेजर हो सके कि कहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो 0 है। तो ये हमने स्केल जो है यहाँ पे लगा दिया ताकि पता लग सके कहाँ पे डिफ्लेक्शन 0। ये हमने स्केल लगा दिया, दैट इज ऑफ 100 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये 0 से 100 सेंटीमीटर तक का ये स्केल है। तो ये स्केल हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। लास्ट कंसेप्ट,
लास्ट कंसेप्ट क्या करना है, इस सारे सर्किट को हमें पोटेंशियल प्रोवाइड करनी है। तो इस सारे सर्किट को हम क्या करेंगे, एक पोटेंशियल के साथ ज्वाइन कर देंगे, मतलब एक बैटरी के साथ करंट प्रोवाइड करने के लिए एक बैटरी के साथ हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये लीजिए, इसके साथ हमने क्या किया, अब वायर अटैच की और वायर अटैच करके एक बैटरी लगा दी और एक लगा दी हमने इस तरह। तो इस सारे सर्किट को मैंने एक बैटरी और एक की के साथ अटैच कर दिया। क्लियर है बच्चों? सो ये सारे का सारा कंसेप्ट है। दिस इज ऑल अबाउट दी डायग्राम फॉर मीटर ब्रिज। सो ये डायग्राम किसके लिए बनी? ये डायग्राम बनी हमारे मीटर ब्रिज के लिए। ठीक, अगर स्केल चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। अगर आप स्केल को डायग्राम का पार्ट ही बनाना चाहते हो तो स्केल की जो कंसेप्ट है उसको आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये चॉइस है, कोई मैंडेटरी नहीं है। वैसे ही अगर जॉकी बिल्कुल एग्जैक्ट देखनी है कि कितने सेंटीमीटर पे है तो स्केल यहाँ पे भी लग सकता है। इससे वायर के बारे में भी पता लगता है। ये हमने स्केल लगा दिया। ठीक है जी, तो वायर के ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, एक स्केल लगाया हुआ है। ठीक है, दिस इज वायर, दिस इज कॉपर वायर, सॉरी एलॉय वायर। नाउ अब फिर से एक वापस आते हैं, एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। और वो बात क्या है? बात ये है कि बेसिकली इस वायर में इतना बात तो समझ आ रही है कि इस वायर में रेजिस्टेंस है, लेकिन इस वायर में रेजिस्टेंस है किस प्रकार का? तो नो डाउट वायर को हमने क्या किया हुआ है, जॉकी के साथ अटैच किया हुआ है। ये जॉकी क्या बता रही है, ये जॉकी रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देती है कि अगर पूरी वायर का रेजिस्टेंस इतना है तो इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे रेजिस्टेंस वायर का कितना होगा, हमने लेट कर लिया रेजिस्टेंस वायर का होगा लेफ्ट साइड पे P, और राइट साइड पे रेजिस्टेंस वायर का कितना होगा, हमने लेट कर लिया दैट इज X, दैट इज Q। और ये जो वेरिएबल रेजिस्टर का था इसकी वैल्यू कितनी थी, दैट इज R। ठीक है, तो इतना हिस्सा जो है वो रेजिस्टेंस कितनी प्रोवाइड कर रहा है P, और इतनी वायर का जो हिस्सा है वो रेजिस्टेंस कितनी प्रोवाइड कर रहा है Q। ठीक है, ये हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है जी? इसकी वैल्यू चाहे हमें नहीं पता, हम वो ढूंढेंगे, लेकिन इतना पता लग गया कि जॉकी के लेफ्ट साइड पे जो रेजिस्टेंस है वो P है, जॉकी के राइट साइड पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, Q है। और फिर करना क्या होता था, इसी कारण ही हमने जॉकी लगाई है, इसी कारण ही हमने जॉकी लगाई है कि अब देखो जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल था वो क्या बता रहा है कि चार रेजिस्टर की रेशियो क्या होगी, सेम होगी, कि दो रेजिस्टर ये वाले और दो वाले ये वाले, इनकी रेशियो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। लेकिन कब होगी, जब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब यही हुआ कि जब गैल्वेनोमीटर ने बैलेंस हुआ, मतलब जब गैल्वेनोमीटर ने करंट की वैल्यू 0 दी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू, यानी इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू और इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। गैल्वेनोमीटर की वैल्यू कब होगी, जब हम क्या करेंगे, एक सारा इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, बाहर से हमें किसी ने वायर दी, उसने बोला कि भाई चेक करके बता इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। मैं क्या करूंगा, मैं उस वायर को इस टर्मिनल के साथ अटैच करके स्क्रू लगा दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस नो डाउट उसके स्क्रू लगाने पे वो रेजिस्टेंस अब इसमें पार्टिसिपेट करने लग गया। तो नो डाउट जरूरी नहीं है कि जॉकी एक ही पॉइंट पे हमेशा गैल्वेनोमीटर के क्रॉस करंट 0 देगी। जब रेजिस्टेंस की वो वाली वैल्यू चेंज होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे भी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरह से कनेक्टेड है सीरीज पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन है ये। तो क्या होगा, देखने को क्या मिलेगा, मैं फिर से जॉकी मूव करवाऊंगा। जब मैं जॉकी मूव करवाऊंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर के क्रॉस करंट की वैल्यू 0 है, बस जी। जब वैल्यू 0 हुई तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों की रेशियो क्या कर दूंगा, सेम कर दूंगा। क्योंकि जब वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, आप पूछोगे कि सर ऐसा क्या हो जाएगा, रेशो करनी थी तो पहले ही कर देते, गैल्वेनोमीटर को मूव करवा के IG की वैल्यू 0 करके ऐसा क्या हो जाएगा कि आप रेशो को सेम करोगे, फिर वैल्यू थी, वैल्यू पहले पुट कर देते। नहीं, जब मैं जॉकी को मूव करवाऊंगा, मान लीजिए जॉकी यहाँ पे नहीं, जॉकी यहाँ पे आ गई, यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 हुई, तो नो डाउट बेटा आप देख सकते हो लेंथ इतनी रहेगी, दूसरी और लेंथ बहुत बढ़ेगी, यहाँ पे लेंथ छोटी रहेगी। मैंने बताया था रेजिस्टेंस हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है।
अगर लेंथ यहाँ पे छोटी रहेगी तो नो डाउट यहाँ वाला रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वहां पे लेंथ बड़ी होगी, वहां का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये वैल्यूज चेंज होंगी, हम इनकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे और यहाँ से क्या निकाल लेंगे, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। ये काम आपको करना पड़ेगा मीटर ब्रिज के अंदर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, करने क्या वाले हो, ये जरूरी है। जब आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो आपको पता हो कि हम करने क्या वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक अननोन रेजिस्टेंस लगाएंगे। अननोन रेजिस्टेंस जब लगाएंगे तो वो अननोन रेजिस्टेंस नो डाउट इस वायर के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, तो वो सारी वायर के रेजिस्टेंस को चेंज करेगा। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि अब इस वायर में कोई ऐसा पॉइंट ढूंढिए जहां पे करंट जो है वो जीरो है। तो मूव करवाते करवाते मैं एक पॉइंट ऐसा फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ऐसा पॉइंट जब आता है मेरे पास, तो नो डाउट उस पॉइंट के आने के साथ वो जो रेजिस्टेंस लेफ्ट पे होता है, गैप पे होता है, या वो जो रेजिस्टेंस राइट गैप पे होता है, वो भी चेंज हो जाता है। जैसी जॉकी मूव करवाई, मूव करवाने पे लेफ्ट और राइट गैप के जो रेजिस्टेंसेज हैं वो चेंज हो जाते हैं। जब ये लेफ्ट और राइट की वायर के क्रॉस रेजिस्टेंस चेंज हुए, ठीक है, तो डेफिनेटली बात है इस फॉर्मूले के अंदर जो मैं वैल्यू पुट करूंगा वो भी अलग पुट करूंगा, तो उसके साथ जो है आंसर्स हमेशा डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, हर एक डिफरेंट डिफरेंट अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते वक्त। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज। तो आइए फिर अब ये देखते हैं कि ये फॉर्मूले को सीधा तो अप्लाई कर नहीं सकती। अब P क्या है, कुछ भी नहीं, वेरिएबल है। अब P को रेजिस्टेंस की फॉर्म में कैसे लिखना है, Q को रेजिस्टेंस की फॉर्म में कैसे लिखना है, ये जो दुविधा है इसको हम अब दूर करते हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है। तो फिलहाल के जरिए मैं ये मान के चलता हूँ कि एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई है, IG की वैल्यू हमें 0 रखनी है, ये बात हमें क्लियर हो गई है। दूसरी बात जो हमें क्लियर हुई वो ये है कि ये वायर 100 सेंटीमीटर की होने के कारण लेफ्ट साइड मैं ये मान सकता हूँ कि लेंथ कितनी है, अगर L है तो राइट साइड लेंथ कितनी बचेगी, 100 माइनस L बचेगी। ये मैं मान के चल सकता हूँ। ठीक है जी, ये आपको बहुत अच्छी तरह से बात समझ आ गई होगी कि अगर मान लीजिए टोटल 100 सेंटीमीटर की वायर है, टोटल 100 सेंटीमीटर की वायर है, तो 100 सेंटीमीटर की वायर में लेफ्ट साइड 100 सेंटीमीटर की वायर में जो लेफ्ट साइड रेजिस्टेंस आया, अगर वो 30 सेंटीमीटर लेंथ का आता है तो पीछे कितना बचेगा, हम यही करेंगे 100 माइनस 30। तो इस कारण हमने लेंथ को लेट किया कि एक साइड लेंथ कितनी आती है L और दूसरी साइड कितनी आती है 100 माइनस L। ठीक है जी, तो ये काम आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सोच के चलना है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब बात है कि लेंथ को कैसे हम रेजिस्टेंस की फॉर्म में चेंज करें। तो उसके लिए सबसे पहले इस आर्टिकल को लिखने का तरीका पता होना चाहिए, तो उसको पहले हम लिखते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है, पहले तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो नो डाउट आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, पर मैं फिर भी लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो क्वेश्चन में आपका बढ़िया एक कंसेप्ट बन जाता है। सो कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन क्या है, इट consists of 1 meter long wire made of alloy like manganese or constantin, copper L-shaped copper strips are used at which we will join unknown wire, unknown resistance, unknown resistor and variable resistor। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल सी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कि एक 1 मीटर लॉन्ग वायर लीजिए, इसकी बनी हो, एलॉय की बनी हो, जैसे कि मैंगनीन या कॉन्स्टेंटिन, एल शेप्ड हो, कॉपर स्ट्रिप्स यूज कर रहे हैं
ताकि उनके साथ हम एक अननोन रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर ज्वाइन कर सकें। होल ऑफ द ऑपरेटर्स इज ज्वाइंड विद बैटरी। सभी इस ऑपरेटर्स को हम बैटरी के साथ ज्वाइन कर देंगे अलोंग विद की। सारे ऑपरेटर्स को एक बैटरी के साथ ज्वाइन कर दीजिए, किसके साथ? इंक्लूडिंग विद द की। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? एक कंस्ट्रक्शन बन जाती है इसके केस में। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके साथ ही कि इसकी वर्किंग एंड थ्योरी क्या है। अब इसकी वर्किंग कैसे करनी है, इसको चलाना कैसे है। तो वर्किंग एंड थ्योरी में फिर से वर्किंग एंड थ्योरी के बारे में उम्मीद करता हूँ आपने कंस्ट्रक्शन लिख ली होगी। अब आता हूं मैं मेन कंसेप्ट, जो सबसे मेन है बात, अबाउट वर्किंग एंड थ्योरी। वर्किंग एंड थ्योरी, अब देखिए सबसे मेन जो हमारे पास मुद्दा है वो किस चीज का है? सबसे मेन मुद्दा यही है कि हम ये जो पी वायर है उसका रेजिस्टेंस का क्या करें। ठीक है, जो कंसेप्ट है, जो पी वायर है उसका रेजिस्टेंस का क्या करें, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पी वायर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो जो आपने कनेक्शन कर दिए, तो आप ये देखना चाहते हो कि क्या मेरे सारे कनेक्शन सही हो गए कि नहीं। तो आप क्या कीजिए, आप की को प्रेस कर दीजिए, की को ऑन रख दीजिए। जब आप की को प्रेस करोगे, की को प्रेस करने के बाद आप जॉकी को मूव करवाइए। अगर वो जॉकी को मूव करवाने के बाद गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दे दी लेफ्ट या राइट की तरफ, तो मान लीजिए आपके कनेक्शन सही है। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ना दी तो वो कनेक्शन क्या होंगे? गलत होंगे। तो बस ये मान के चलना, यहाँ से आपको ऑपरेटर्स के बारे में पता लग जाएगा कि क्या हमारा सर्किट सही हुआ कि नहीं। तो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, आप जॉकी मूव करवाइए और देखिए डिफ्लेक्शन आई कि नहीं, वहां से हमें ऑपरेटर्स के बारे में पता लग जाएगा। दूसरी बात, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अब इस सर्किट को कैसे चलाना है। प्रेस द की के, मूव द जॉकी, के की को प्रेस कीजिए, जॉकी को मूव करवा दीजिए। किसके लिए? टू गेट बैलेंस पॉइंट। कितना? बैलेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर के क्रॉस, ताकि करंट की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए। तो ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सबसे पहला काम ही यही होगा कि अननोन रजिस्टर को ज्वाइन करके हम जॉकी को मूव करवाएंगे और एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पे ये पता लग जाए कि गैल्वेनोमीटर के क्रॉस करंट 0 आना शुरू हो गया। और ये डेफिनेटली आएगा, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे पोटेंशियल सेम हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल सेम और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने पे करंट की वैल्यूज लार्जली 0 बनेंगी। यहाँ पे हमें बस वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगी, क्योंकि ये वायर पूरी 100 सेंटीमीटर की है, कोई ऐसा पॉइंट ऐसा जरूर होगा। ठीक है, सो मूव द जॉकी, गेट बैलेंस पॉइंट IG इक्वल टू 0। सो लेट मी से दैट कि 2 पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। हम लेट कर लेते हैं, let it takes place at point A from left hand। मान लीजिए जॉकी ने वैल्यू दी 0, ठीक है, और कहां पे दी? एक A पॉइंट की तरफ दी, और उसका लेंथ कितना है? एट पॉइंट A फ्रॉम लेफ्ट हैंड, whose distance is L, जिसका डिस्टेंस कितना है? L है। तो जॉकी को मूव करवाया, एंड पॉइंट पे हमने देखा कि IG की वैल्यू 0 होगी। देन हमें ये पता लग गया कि वो जो IG की वैल्यू 0 हुई है, मतलब ये यहाँ पे आके हमें पता लग गया IG की वैल्यू 0 है। ये किस तरफ था? ये A पॉइंट की तरफ था। इमेजिन कर लेते हैं, अगर A पॉइंट की तरफ था ये, ठीक है, तो इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ L है। कहां से? फ्रॉम पॉइंट A। अब क्या है, अब इसी लेंथ की क्या है? खुद की एक रेजिस्टेंस है, जिसको हम क्या मान के चल रहे हैं? P मान के चल रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अब हम ये कंसेप्ट कहां से लेकर आए हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि हमने रिलेशन किया था कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A के बराबर होता है।
अब यहाँ पे दो वैल्यूज जरूर हैं अलग अलग, एक रेजिस्टिविटी और एक एरिया। तो नो डाउट रेजिस्टिविटी एक ही है, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर, मटेरियल हम एक ही किस्म का यूज कर रहे हैं, वो चेंज हो नहीं रहा, तो नो डाउट रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी। एरिया मैंने पहले ही बोल दिया था कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, ना हुआ तो फिर अपरेटस काम नहीं करेगा, सर्किट काम नहीं करेगा, तो एरिया भी जो है वो कांस्टेंट चाहिए। तो जब लेंथ, रेजिस्टिविटी और एरिया जब कांस्टेंट हो गए तो हम इनको एक कांस्टेंट मान लेते हैं कि ये एक कांस्टेंट है, दैट इज आर। आर क्या है? एक कांस्टेंट है। आर क्या है? एक कांस्टेंट है। रो अपॉन ए क्या है? एक आर है, तो आर यहाँ पे क्या हुआ? कांस्टेंट। तो यहाँ पे अब फिर सीधा बात क्या आई कि अगर आर एक कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो वी कैन से दैट इफ P इज द रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम वो रेजिस्टेंस क्या सोच रहे हैं? P सोच रहे हैं कि जो ये लेंथ की रेजिस्टेंस आई यहाँ तक की जो वायर की रेजिस्टेंस है वो कितनी है? P है। So if P is the resistance, if P is the resistance of wire of length L, then क्या हिसाब किताब सामने आया कि P, R की जगह P आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके लेंथ के। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। लेट मी सी वो कांस्टेंट कितना है? स्मॉल आर। आर क्या है? यहाँ पे एक कांस्टेंट की तरह काम आ। तो पहला केस हमारे पास बन गया कि लेंथ जितनी होगी उतना ही हमारे पास क्या आएगा? रेजिस्टेंस होगा, और ये P क्या है? एक रेजिस्टेंस है। चलिए अगेन दूसरी साइड भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। इफ Q इज द रेजिस्टेंस, एक तरफ तो एंड A की तरफ आया, दूसरा B की तरफ। इफ Q इज द रेजिस्टेंस एट एंड B of length 100 minus L, वहां की लेंथ कितनी थी हमारे पास? Q की तरफ की, वो भी हमने बता दी थी कितनी है? 100 minus L। तो क्या बात सामने आई? फिर यहाँ पे ये आएगा कि Q इज इक्वल टू R, L की जगह क्या आ जाएगा? 100 minus L। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गए, ये दो रिलेशन हमारे पास आ गए, एक L के बराबर और एक इसके बराबर, एक हमारे पास 100 minus L के बराबर। अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि यहाँ पे जब इसको सॉल्व करना है तो हम किस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे? हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, वी नो दैट P upon Q is equal to R upon X। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या होता है? हम ये बात जानते हैं कि दो गैल्वेनोमीटर, दो रेजिस्टेंसेस की रेशो दूसरे दो रेजिस्टेंस की रेशो के बराबर होगा। तो P की वैल्यू कितनी है? RN। Q की वैल्यू कितनी है? 100 minus L into R इक्वल टू R का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे R ही कर रहा है, और X का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? X ही कर रहा है। R क्या है? एक नॉन रेजिस्टर है जो हम लगाते हैं। X क्या है? एक अननोन रेजिस्टेंस, और हमारा काम क्या है? हमें X की वैल्यू पता करनी है। तो इसमें हमने क्या देखा? R के साथ R क्या हो गया? कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास? फिर X एक तरफ, ये वैल्यू दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, 100 minus L, ये वैल्यू नीचे आएगी ओवर L into R। ये काम आपको मेन करना है इसके अंदर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीटर ब्रिज। कि सबसे पहले जॉकी मूव करवाएंगे, जॉकी मूव करवा के ये ढूंढेंगे कि कहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो आई है। बस ये काम सबसे मेन था। कहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो आई? जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो आई वहां पे हम बोल देंगे कि डिफ्लेक्शन जीरो आने पे उसका एक एंड से लेंथ कितना है, दूसरे एंड से लेंथ कितना है, वो लेंथ की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आर की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, मतलब हमें उलझने की जरूरत नहीं है, हमें ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि पी की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू क्या होगी, वो तो हमने ऑलरेडी ही खत्म कर दिया डेरिवेशन के अंदर। तो जब हमारे पास सीधा ही एक इंस्ट्रूमेंट आएगा, ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट में तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे? लेंथ की वैल्यू ही देखेंगे। लेंथ देखेंगे कि किस लेंथ पे आके गैल्वेनोमीटर ने करंट देना जीरो कर दिया, शुरू कर दिया। जहां पे आएगी लेंथ, वो लेंथ की वैल्यू सीधा पुट करेंगे और आंसर ढूंढेंगे। तो ये न्यूमेरिकल अब से आपको क्लियर हो जाएगी कि R एंड L जो है
उसकी वैल्यू पुट करके कैसे हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे का सारा कंसेप्ट था अबाउट मीटर ब्रिज। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके न्यूमेरिकल देखिएगा कि इसके न्यूमेरिकल किस प्रकार के बनेंगे, ताकि इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में आपको क्लैरिटी और ज्यादा आए। तो न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार का है, यू कैन नोट डाउन द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है अ वायर इज कनेक्टेड, a wire is connected in the left gap, left gap मतलब जो कॉपर स्ट्रिप के बीच में गैप होता है, in the left gap a wire is connected in the left gap of a meter bridge, of a meter bridge, of a meter bridge। एक वायर को लेफ्ट गैप की तरफ लगाया गया किसी मीटर ब्रिज के, एंड resistor of 10 ohm is attached, एक बैलेंस कर रहा है 10 ओम के रेजिस्टर को, जो कि हमने कहां पे लगाया है, जो कि हमने एक राइट गैप की तरफ लगाया है, which divides the bridge, which divides the bridge in ratio, which divides the bridge in ratio 3:2। Find value of resistance of wire connected in left गैप। ये क्वेश्चन है जी, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब समझने की कोशिश करिए। क्या बोला इन्होंने, कहते हमने क्या किया है, लेफ्ट गैप पे एक रेजिस्टर लगाया है जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है, और राइट गैप पे ऑलरेडी एक रेजिस्टर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 ओम। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि जब जॉकी को हमने मूव करवाया तो गैल्वेनोमीटर ने करंट की वैल्यू किसी पॉइंट पे 0 दी। जब करंट की वैल्यू उसने 0 दी तो वो जो ब्रिज डिवाइड हो रहा है वो कितनी रेशियो में डिवाइड हो रहा है, दैट डिवाइड्स इन द रेशियो 3:2। ये होता है ब्रिज का डिवाइड होना। ब्रिज का डिवाइड होना मतलब कि 100 माइनस एल का आंसर 3 है और एल का आंसर कितना है, 2 है। ये मतलब होता है ब्रिज का डिवाइड होना, ठीक है। तो ब्रिज कितने डिवाइड हो रहा है, ये है वैल्यू एल की, और ये वैल्यू कितनी है, 100 माइनस एल। तो हमें पता करना है कि उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, जो हमें एक्स बता दिया गया है कि हमें पता करना है। तो भैया ये यहाँ पे आप मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको लेंथ दी हुई है तो वो प्रॉपरली दी जाएगी कि द बैलेंस एट दी 40 सेंटीमीटर, तो आप पुट कर दोगे कि वो लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। अगर बोला गया है कि इट डिवाइड्स द ब्रिज इन द रेशियो 3:2, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि एल की वैल्यू 3 है और 100 माइनस एल की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो व्हाट यू विल डू, यू विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज, जो अभी हमने फॉर्मूला किया है कि एक्स किसके बराबर होगा, 100 माइनस एल ओवर एल इंटू आर। दैट्स इट, ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात बड़ी सिंपल सी है, 100 माइनस एल की वैल्यू कितनी है, वो 2, और एल की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3, और आर की वैल्यू कितनी है, 10। तो एक्स कितना आ जाएगा, 20/3। दैट्स इट। यही काम हमें करना है हमेशा कि जब भी हमें फाइंड आउट करने की जरूरत पड़े, ठीक है, तो लेफ्ट गैप पे और राइट गैप के बारे में ख्याल रखना है। लेकिन यहाँ पे एक अभी न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे अगर बच्चा इस तरह से सोचता है तो वो थोड़ा सा कंसेप्ट को चेंज कर देगा। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं बोलना ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पीछे जाइए। अभी अभी जो मैंने आर्टिकल करवाया था, ध्यान रखिएगा, उसमें मैंने क्या बोला था, उसमें मैंने बोला था कि लेफ्ट गैप पे हम क्या रख रहे हैं, एक नॉन रेजिस्टर की वैल्यू लिख रहे हैं, और राइट गैप पे मैंने क्या बोला था कि हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे। कब, जब आर्टिकल किया था। अभी अभी जो मैंने आर्टिकल करवाया है उसमें वेरिएबल रेजिस्टर कहाँ पे रखा है, लेफ्ट पे, और अननोन रेजिस्टेंस कहाँ पे रखा है, राइट पे।
अब ये बात वही समझने वाली है, ये बात चक्कर डालेगी आपको। अगर आपने उस तरह से किया जिस तरह से मैं भी सॉल्व कर रहा था, आपका न्यूमेरिकल वो गलत है। क्यों? क्योंकि आप डेफिनेटली ये गलती कर रहे हो। गलती क्या कर रहे हो? आपने यहां से इस कंसेप्ट को देखकर बोला था कि 100 माइनस एल ओवर एल इंटू आर, यानी कि जो वैल्यू नहीं पता थी वो कहां पे पड़ी है? वो राइट गैप पे पड़ी है। अब क्या बोला है? अब बोला है इज वायर इज कनेक्टेड टू लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज, और नोन वैल्यू कहां पे पती है? 10 ओम पे। मर्जी तो उनकी थी ना कि चाहे लेफ्ट पे लगाए चाहे राइट पे लगाए, लेकिन उनकी मर्जी ने हमारा काम सारा खराब कर दिया। हमने जो डेरिवेशन प्रूव की थी उसके उल्ट चले गए। तो भाई यहाँ पे आपको ये बात बड़े बच्चे ध्यान से सुननी है, बहुत ईमानदारी से कंसेप्ट को हमें करना पड़ेगा, बड़ा ध्यान लगाकर करना पड़ेगा कि लेफ्ट पे अब अननोन रेजिस्टेंस आ गया, जो कि पहले लेफ्ट में क्या था? एक नॉन रेजिस्टेंस था। अब मैचिंग करो, मैचिंग करो। क्या है कि वहां पे जो पहले ये जो फॉर्मूला हमने सीखा है, ये वाला कब है? ये है एट राइट गैप। अगर सीधा ही याद रखना है तो सीधा भी लिख सकते हो, ये कहां पे है? राइट गैप पे, और ये कहां पे है? लेफ्ट गैप पे, ताकि कोई कंफ्यूजन रही ना। जब आए राइट या लेफ्ट की बात, सीधा पुट करो और आंसर ढूंढो। तो क्या होगा? राइट गैप की बात हो रही है तो वो ये वाला है। तो राइट गैप की जगह हमने क्या लिखा? 10। 100 माइनस एल, वो ठीक था हमारा रेशो 2/3 इंटू लेफ्ट गैप। लेफ्ट गैप की वैल्यू कितनी है? दैट इज x। तो अब ये आंसर सही आएगा, दैट विल बी 30/2 इक्वल टू x। x कितना आ गया? 15 ओम। ये आंसर आपके पास अब सही आंसर बनेगा, क्योंकि अब आपने लेफ्ट और राइट का पूरा ध्यान रखा था इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से, 100 माइनस एल ओवर एल इंटू आर के। फॉर्मूला नहीं मत भूलिए, फॉर्मूला यही याद रखिए, लेकिन फॉर्मूले में याद रखिए कि जिस वैल्यू को हम ढूंढना चाहते हैं वो हमेशा राइट पे लगाई है, और जो वैल्यू हमें पता थी वो हमने लेफ्ट पे लगाई थी। अगर क्वेश्चन में ये बदलाव आया तो वो बहुत बड़ा बदलाव होगा, उस कारण आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो ये था एक मेन आंसर, जिसके वजह से मैंने आपको ये करवाया है कि ये न्यूमेरिकल आपको ध्यान से करने होंगे। एक न्यूमेरिकल और आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा। वो न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार का है कि टू पैरेलल रेजिस्टर्स of 5 ohm and 20 ohm are connected in left arm। अब इन्होंने सही दे दिया, अब वैसे ही किया है जैसे हमने आर्टिकल में सॉल्व किया था। इन लेफ्ट आर्म ऑफ मीटर ब्रिज, तो लेफ्ट राइट जो है वो बहुत मैंडेटरी है जी, बड़े ध्यान से करना पड़ेगा, और ये कंपटीशन में बोर्ड्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा न्यूमेरिकल है। इफ दी null point is obtained, if the null point is obtained at 40 centimeter from left end of wire, बोल दिया from left end of wire, calculate value of unknown resistance, calculate value of unknown resistance connected to right gap, calculate the value of unknown resistance connected to right gap। ये अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या बोला गया? बोला ये गया, कहते हैं दो पैरेलल रेजिस्टर्स कितने कितने ओम के? 5 ओम और 20 ओम के हमने लेफ्ट आर्म पे कनेक्ट कर दिए। तो लीजिए ये लेफ्ट आर्म है, इस लेफ्ट आर्म पे क्या हुआ? ये दो पैरेलल रेजिस्टर्स हमने कनेक्ट कर दिए। ये कितने का? 5 ओम का, और ये कितने का? 20 ओम का। दूसरे जाहिर सी बात है कि जो राइट गैप होगा
उसके क्रॉस कुछ भी नहीं होगा, वो हमें ढूंढना होगा। अब आ जाती है बात कि जॉकी कहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर की वैल्यू 0 दे रही है। तो जॉकी हमें ये बता रही है कि नल पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज है नल पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर की वैल्यू 0 किस पॉइंट पे होगी, यानी कि जॉकी किस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की वैल्यू हमें 0 देगी। तो नल पॉइंट ऑब्टेन्ड कहाँ पे हो रहा है, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो 40 सेंटीमीटर यहाँ पे लेफ्ट एंड पे हमें नल पॉइंट ऑब्टेन्ड हो रहा है, और दैट्स इट। हमें क्या पता करनी है, एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो लीजिए, अब बात बिल्कुल सही है, अगर लेफ्ट की तरफ से लेंथ 40 सेंटीमीटर है तो राइट की तरफ से लेंथ कितनी होगी, दैट विल बी 100 माइनस एल। एल है 40, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 40, दैट विल बी 60 सेंटीमीटर। ये बात बिल्कुल सही होगी। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है, लेफ्ट आर्म का भी कोई चक्कर नहीं है, तो बात सही होगी है कि 100 माइनस एल ओवर एल इंटू आर। अब x हमें ढूंढना है, ये ऐसे रहेगा। 100 माइनस एल की वैल्यू हमें पता है, इसमें हम लिख भी सकते हैं एल की वैल्यू कितनी थी, 100 माइनस 40 ओवर 40 इंटू आर। अब आर जो है वो ये वाला है, लेकिन आर लगा किसमें है, पैरेलल में। अब पैरेलल में एक नेट रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढनी होगी। तो ये किस में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनकी कितनी होगी, एक है 5 ओम का, एक है 20 ओम का। तो हम लिखेंगे 5 इंटू 20 ओवर 5 प्लस 20, ये हो गया 100 ओवर 25। दैट्स इट, ये आपके पास आंसर आएगा। तो इसको और ज्यादा आगे सॉल्व करना है तो 25 ये होगा 4, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे, ऊपर पुट कर देंगे, बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। 100 माइनस 40 कितना, 60 ओवर 40 इंटू ये कितना आ गया 4, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 60 ओवर 10। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई, 6 ओम। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, 6 ओम आएगी। इस तरह से आपने अगला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर लिया। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मीटर ब्रिज। यही अब बोर्ड्स में, कंपटीशन में और इसी तरह के नीट में न्यूमेरिकल्स आने बनते हैं। इन न्यूमेरिकल्स को आपने प्रैक्टिस करना है। असाइनमेंट आई विल गिव यू, बुकलेट में भी हमारे पास कई तरह के क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका ये टॉपिक भी बड़ा अच्छा कंप्लीट हो जाए। सो लीजिए, लास्ट टॉपिक बच गया है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं, दैट इज अबाउट पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसके साथ आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं।